नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े, जहाँ पर आपको PDF नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको व्हाट्सअप पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोगों ने ये सारे काम कर लिए होंगे, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। साइंस के बेहतरीन वाले MCQs को हम लोग करने वाले। पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, वस्तु की स्थितिज ऊष्मा बढ़ रही है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा बढ़ रही है। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है, बताएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। साइंस के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है कि जो वस्तु है उसकी क्या हो रही है, तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। किसी वस्तु को हम लोग गर्म करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसकी ऊष्मा जो है, उसमें ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जूल के प्रभाव, सीबेक के प्रभाव, पेल्टियर के प्रभाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी मेरे भाई बहन, जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? जूल के प्रभाव पर, सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। ऑप्शन संख्या कर दोगे बी, सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर कर देंगे, सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मनुष्य का जो तापक्रम है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या फिर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक मनुष्य का तापक्रम अगर हम लोग बात करें 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है, अगर उसका तापमान पूछा जाता है, आप आंसर क्या करते हो, तो आप आंसर करते हो 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो आप आंसर क्या करते हो, तो आप आंसर करते हो 98 पॉइंट क्या हो जाएगा, 98.6 डिग्री क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? संनयन के माध्यम से, ताप विनिमय के माध्यम से, संवहन के माध्यम से, या फिर विकिरण के माध्यम से। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर हम लोग बात करेंगे तो किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? संनयन होगा, ताप विनिमय होगा, संवहन होगा, या फिर विकिरण हो जाएगा। आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, विकिरण के माध्यम से। ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ कर बात करेंगे। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, या फिर भार बढ़ जाता है, या फिर ऊर्जा बढ़ जाती है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु को हम लोग ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है, उसके अणुओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है, उसके अणुओं का भार बढ़ जाता है, या फिर उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जब किसी वस्तु को हम लोग ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो आंसर करोगे घट जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, घट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्यरत है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पेल्टियर के, स्टीफन के, जूल के, सीबेक के। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, स्टीफन के नियम पर। ठीक है, कौन से, तो ऑप्शन संख्या क्या करेगा, तो बी आंसर करेंगे, स्टीफन के नियम पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, क्या कारण क्या है? अगर हम लोग बात करेंगे तो धातु की जो चायदानियाँ होती हैं या फिर धातु के जो बर्तन होते हैं
उनमें अक्सर आप देखोगे लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। कारण क्या होता है कि इससे पात्र सुंदर होता है, ठीक है, इसमें स्वच्छता होती है, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, या फिर इससे बिजली का शॉक नहीं लगता। क्या हो जाएगा? तो लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या आंसर करेंगे? क्योंकि लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? तो ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? बताइएगा। क्या हो जाएगा? लकड़ी होगा, चमड़ा होगा, जल होगा, पारा होगा। इनमें से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो लकड़ी है, चमड़ा है, जल है, या फिर पारा है। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पारा। अच्छा, पारे के संदर्भ में दो चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। पारे के संदर्भ में आपको दो चीज़ें याद रखनी। क्या क्या याद रखना है? पहला तो ये याद रखना है कि ये एकमात्र धातु है जो क्या होती है, जो आपको लिक्विड अवस्था में मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पारे के संदर्भ में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एकमात्र ऐसी धातु है जो क्या हो रही है, जो हमको लिक्विड फॉर्म में मिल रही है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो पारा है, पारे की वजह से अगर हम लोग बात करें तो पारा जो है ये अगर पानी में अधिक हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी वजह से मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो चीज़ें आपको पारे के संदर्भ में याद रखना है। एकमात्र धातु जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रही है, द्रव अवस्था मिल रही है, और दूसरा आपको जो याद रखना है वो ये है कि पारे की वजह से क्या होता है? मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? क्या आंसर करोगे? तो डिग्री सेल्सियस है, कैलोरी है, किलो कैलोरी है, या फिर जूल है। क्या हो जाएगा? तो इनमें से ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं है? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? क्या आंसर करिएगा? तो आंसर कर देंगे डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो डिग्री सेल्सियस जो है ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो ए आंसर कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ए आंसर कर दिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी से मापा जाता है? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य से पूछा जाता है ना, सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसका अगर हम लोग बात करेंगे तापमान कितना होता है, तो आप कहते हो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सूर्य की जो बाहरी परत है उसका तापमान आपसे पूछा जाता है, तो क्या हो जाता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हो। और जो सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? तो उसको हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सूर्य की जो सबसे बाहरी जो भाग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं। और उसका अगर हम लोग ताप पूछा जाए तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दूर की जो वस्तु होती है जैसे सूर्य हो गया, तो इसका ताप जो है वो किससे मापते हैं? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से, ताप युग्म तापमापी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। ये प्रश्न आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम में पूछा गया। तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। बताएंगे क्या हो जाएगा? पानी का आपसे क्या कह रहा है? तो पानी का घनत्व आपसे पूछ रहा है कि किस पर अधिक होता है। क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। कब? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ठीक है, सबसे अच्छा सुचालक पूछ रहा है आपकी बार। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आश्वित पानी होगा, आश्वित जल होगा, ठंडा पानी होगा, गर्म पानी होगा, या फिर समुद्र का पानी होगा। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इनमें अगर हम लोग बात करें तो ऊष्मा का सबसे अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा, समुद्र का जल, ठीक है। कौन सा? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर करोगे, समुद्र का जल, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा, सेल्सियस हो जाएगा, सेंटीग्रेड होगा, फ़ारेनहाइट होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? अच्छा, जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप क्या करोगे? तो व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हो। तो फिर आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? ताप का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पायरोमीटर किसे कहते हैं? पायरोमीटर किसे कहते हैं? बताइएगा। ताप विद्युत तापमापी को, विकिरण तापमापी को, गैस तापमापी को, या फिर द्रव तापमापी को। तो क्या हो जाएगा? तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो किसे पायरोमीटर कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर करना क्या हो जाएगा? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, या फिर द्रव तापमापी।
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, विकर्ण तापमापी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विकर्ण तापमापी, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोलक घड़ियां जो होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, बताइएगा। तो लोलक घड़ियां जो होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। कारण क्या होता है कि गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, ठीक है, कुंडली में घर्षण होने के कारण, या फिर गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसके कारण, या फिर गर्मियों में लोलक का भार बढ़ जाता है इसके कारण। तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो लोलक घड़ियां जो होती हैं वो गर्मियों के दिन में अगर हम लोग बात करेंगे तो सुस्त हो जाती है। कारण क्या है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है, गर्मी में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोलक की क्या हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में अतिरिक्त समय लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, बताइएगा क्या आ जाएगा, तो विकिरण कहलाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा, चालन कहलाएगा, संवहन कहलाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, विकिरण, प्रकीर्णन, चालन या फिर संवहन। क्या आंसर करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या, क्या करोगे जल्दी से बताओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संवहन हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर करोगे, तो संवहन। आणविक घटना के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। ठीक है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बर्फ पर क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे तो उससे उसका गलनांक क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि बर्फ पर अगर हम लोग क्या कर ले, बर्फ पर जो है, बर्फ पर अगर हम लोग नमक लगा दें, ठीक है, क्या करते हैं, बर्फ पर अगर हम लोग नमक लगा दें तो उसका जो हिमांक है, हिमांक क्या हो जाएगा, या उसकी जो गलने की दर है वो क्या हो जाएगी, हिमांक जो है वो घट जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बर्फ पर अगर हम लोग क्या कर देंगे, नमक लगा देते हैं तो उसका हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बर्फ पर अगर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, क्या आंसर करोगे, तो घट जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। आपने रेल पटरियां देखी होंगी, जैसे मान लो ये रेल पटरी है, तो ये दो रेल पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। तो गैप क्यों छोड़ा जाता है, इसका आंसर करना क्या हो जाएगा, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंड होने पर सिकुड़ती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। कारण ये है क्योंकि जब गर्म होती हैं तो वो क्या होती हैं, तो जो लोहा है, धातु जो है, तो वो क्या होती है, गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर क्या होती है, सिकुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस रहती है तो क्या कर सकती है, वो एडजस्ट कर पाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ऊष्मा का अच्छा चालक कौन हो जाएगा, पानी है, ईथर है, बेंजीन है, पारा। तो अभी तो हम लोगों ने किया था इस प्रश्न को। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पारा हो जाएगा। और पारे के संदर्भ मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी। ठीक है, क्या क्या, कि एकमात्र धातु है जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, और दूसरा पारे की वजह से मिनी माता रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि के द्वारा होता है। द्रवों तथा गैसों में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो है तो वो किस विधि के द्वारा होता है, संवहन के द्वारा, चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, आंसर करेंगे संवहन के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर करेंगे संवहन के द्वारा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो सेल्सियस मापक्रम पर अगर हम लोग बात करें तो जल के क्वथनांक, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, तो जल का क्वथनांक कह रहा है और जल का हिमांक कह रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो सेल्सियस अगर हम लोग तापक्रम की बात करेंगे तो इसमें जल के क्वथनांक और हिमांक की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो क्वथनांक आपका कितना, तो आंसर करोगे 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम लोग हिमांक की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस और क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। प्रकाशीय विकिरण जो किरण होगा, पराबैंगनी किरण होगा, अवरक्त किरण होगा, कास्मिक किरण होगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, अवरक्त किरण। ठीक है, कौन सा, तो अवरक्त किरण हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा।
प्रश्न आपका ये पूछा जा चुका है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा? तो आंसर क्या करेंगे? तो आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र अधिक शीतल होते हैं, कारण क्या? आप अभी देखो भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और इस भयंकर वाली गर्मी में हम लोग बात करें तो हम लोग काले वस्त्र नहीं पहनते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग श्वेत वस्त्र धारण करें। कारण क्या होता है? क्योंकि श्वेत वस्त्र जो होते हैं उनके पास प्रकाश पहुंचता है और वे उसे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, या फिर अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो श्वेत वस्त्र के कपड़े होते हैं क्या होता है? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं बताइएगा? तो द्रव से अगर हम लोग बात करेंगे, कोई द्रवित पदार्थ है, कोई लिक्विड फॉर्म में कोई है, और उसको वाष्प में अगर हम लोग बात करेंगे तो वाष्प में उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गलन कहेंगे, वाष्पन कहेंगे, क्वथनन कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो वाष्प बन रहा है, वाष्पन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ठोस कपूर का, ठीक है, सीधे सीधे क्या हो जाना? सीधे वाष्पित हो जाना, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा? हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण। क्या आंसर करोगे? तो ऊर्ध्वपातन कहोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। गलनांक को घटाना, तापमान को कम करना, हिमालयन ताप को बढ़ाना, या फिर एक समान ताप को बनाए रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेटर का जो काम होता है वो क्या होता है? तो वो एक समान टेम्परेचर को क्या करना? बनाए रखना, गलांक घटना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा? एक समान जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती? बताइएगा क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो जल की, स्वर्ण के टुकड़े की, बेंजीन की, लोहे के टुकड़े की, किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताएंगे क्या हो जाएगा? किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती? क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका जल की। ठीक है, किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? जल की। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब क्या होगा? जब बताइएगा, जब क्या होगा? ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो। जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा न्यूटन का शीतलन नियम अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो तभी लागू होता है जब क्या हो? जब ताप में अगर हम लोग बात करेंगे तो ताप में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे और तब तक आप लोग एक बार जरा अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए। आप लोग सभी लोग एक बार अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? तो कार्य का मात्रक क्या है? ये आप लोगों से पूछ रहा है, बताएंगे क्या आ जाएगा? जूल है, न्यूटन है, वॉट है, डाइन है। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वॉट है, डाइन है। क्या आंसर करेंगे? तो आंसर कर दोगे जूल है। ठीक है, क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या है? तो आंसर कर देंगे जूल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष धारा का, दूरी का, समय का, प्रकाश का। बताइएगा ये जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा और ये सब जो साइंस के क्वेश्चन है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाए प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो क्या आंसर करोगे? तो दूरी का। ठीक है, किसका? तो दूरी का। अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो क्या आंसर करोगे? तब आंसर करोगे पारसेक। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो आंसर करोगे पारसेक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? बताइएगा क्या हो जाएगा? भार है, वेग है,
त्वरण है, द्रव्यमान है, बताइएगा क्या जाएगा। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, क्या आंसर करोगे। भार है, वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, बताइएगा क्या हो जाएगा। जो ये साइंस की क्लास हो रही है ना, ठीक है, यकीन मान लो 5 प्रश्न आपके इसी वाले सेशन से बनने वाले, 5 प्रश्न आपको इसी वाले सेशन से देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। बताइएगा क्या आ जाएगा। निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, क्या करोगे। भार, वजन है, वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, क्या आ जाएगा। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, द्रव्यमान है, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे, द्रव्यमान है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनके समान विमीय सूत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा। बल एवं दाब है, कार्य एवं ऊर्जा है, आवेग एवं संवेग है, भार एवं बल है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनके समान विमीय सूत्र नहीं है, क्या आंसर कर दोगे। तो आंसर हो जाएगा आपका बल एवं दाब है, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, बताइएगा क्या आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन के आपको तीनों नियम याद रखने हैं, ठीक है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, और उनके उदाहरण भी याद रखने हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दे करके पूछ लेता है कि न्यूटन के पहला नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, दूसरा लागू हो रहा है, या फिर तीसरा लागू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछ लेता है। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे तो जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा, तो जड़त्व का नियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जाड़े की रातों में अगर हम लोग बात करेंगे तो अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, कारण क्या होता है, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग ठंड के दिनों की बात करें तो ठंड के दिनों में, ठीक है, क्या होता है कि बहुत अधिक ठंड पड़ने पर पानी की जो पाइप है वो फट जाती है। या फिर कई बार आप देखोगे फ्रिज में जब आप पानी की बोतल रखते हो और पानी की बोतल में बर्फ़ जम जाती है तो जो बोतल है वो क्या होती है, वो फट जाती है। कारण क्या होता है, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है और उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या फिर जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, जमने के बाद पानी का जो आयतन है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर देंगे, ठीक है। पारसेक इकाई है किसकी, तो अभी आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया पारसेक किसकी इकाई है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अभी आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि पारसेक इकाई है किसकी, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की, या फिर दूरी की। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। पारसेक इकाई है किसकी इकाई है भाई, क्या हो जाएगा। तो पारसेक जो है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो खगोलीय इकाई अगर हम लोग बात करेंगे तो एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक खगोलीय इकाई जो है तो वो किससे संबंधित है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं और जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें खगोलीय इकाई क्या होती है, तो आंसर कर दोगे सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। तो कोई गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है तो वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है, घोड़े के द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, या फिर घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, ठीक है, क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि न्यूटन के नियम दे करके, या फिर आपको एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछ लेगा कि ये न्यूटन का कौन से नियम लागू हो रहा है, या फिर ये न्यूटन के कौन से नियम पर है। तो ये इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर आपसे पूछ दिया। तो रॉकेट की जो क्रिया प्रणाली है तो ये किस सिद्धांत पर, ठीक है, किस सिद्धांत पर काम करती है, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन के प्रथम नियम पर, क्या हो जाएगा।
तो आंसर कर दोगे आप लोग क्या, न्यूटन के तृतीय नियम पर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूटन का ये थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, रॉकेट जो होता है वो क्या करता है, वो आगे बढ़ने से पहले क्या करता है, आगे बढ़ने से पहले क्या करता है, पीछे को धक्का लगाता है। ठीक है, क्या करता है, पीछे बल लगाता है। जैसे हम लोग बंदूक से गोली चलाते समय हमको क्या होता है, पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, तो वो सब क्या है, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल आपसे कह रहा है ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्व शक्ति कह रहा है शक्ति की इकाई। ठीक है, समुद्री मील कह रहा है नौ संचालन में दूरी की इकाई, और सेल्सियस कह रहा है उष्मा की इकाई। क्या हो जाएगा, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या आंसर करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, सेल्सियस जो है ये उष्मा की जो है इकाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी अविमीय राशि है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन सी अविमीय राशि है, विकृत है, श्यानता गुणांक है, गैस नियतांक है, प्लांक नियतांक। कौन सी अविमीय राशि है, बताइएगा क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा, श्यानता गुणांक हो जाएगा, गैस नियतांक हो जाएगा, प्लांक नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे विकृति, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, विकृति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ल्यूमेन किसका मात्रक, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ल्यूमेन किसका मात्रक है, क्या आंसर करेंगे, तो ज्योति तीव्रता का है, ज्योति फ्लक्स का है, उपरोक्त तो दोनों का, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा ल्यूमेन किसका, तो ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ल्यूमेन जो है वो किसका, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, तो बताइएगा अदिश राशि और सदिश राशि से प्रश्न बनते हैं, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कौन सी अदिश राशियाँ होती है, कौन सी सदिश राशियाँ होती हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सी सदिश राशि नहीं है, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान, संवेग। क्या हो जाएगा, कौन सी सदिश राशि नहीं है, क्या आंसर करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, क्या है, तो ये सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्यूरी किसकी इकाई है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है, बताइएगा तापक्रम की, उष्मा की, ऊर्जा की, या फिर रेडियो एक्टिव धारिता की। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो क्यूरी किसकी इकाई है, क्या आंसर करेंगे, तापक्रम की, उष्मा की, ऊर्जा की, या फिर रेडियो एक्टिव धारिता की। क्या आंसर करिएगा, चलिए फटाफट सभी मेरे भाई बहन आंसर करते चलेंगे। क्यूरी किसकी इकाई है, क्या आंसर करिएगा, तो आंसर कर देंगे रेडियो एक्टिव धारिता की। ठीक है, किसकी, रेडियो एक्टिव धारिता की, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है, बताइएगा क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग है, दाब है, ऊर्जा है, कार्य है। कौन सी एक सदिश राशि है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइएगा कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग है, दाब है, ऊर्जा है, कार्य है। क्या आंसर करिएगा, बताएंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, तो कौन सी एक सदिश राशि, क्या आंसर करेंगे, संवेग हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बल गुणनफल है किसका, बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। तो बल गुणनफल है किसका, बताइएगा, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो बल जो है वो गुणनफल है किसका, बताइएगा, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। क्या आंसर करेंगे, बताइएगा, तो द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, बल गुणनफल किसका है, तो क्या आंसर करोगे, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो सड़क पर चलना आसान होता है, लेकिन बर्फ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो बर्फ पे चलना कठिन होता है। आप बर्फ पे चलोगे देखो फिसलते रहोगे, कारण क्या है, जो सड़क होती है वो बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ सड़क से सख्त होती है। क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो सड़कों पर हम आसानी से दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं, चल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चिकनी सतह की बात करें या फिर बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ पर हम नहीं चल पाते, हमको चलने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, हमको बड़ी मुश्किल होती है। कारण क्या होता है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण कम होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पास्कल इकाई बताइएगा किसकी, तो पास्कल किसकी इकाई है, वर्षा की, तापमान की,
आर्द्रता की या फिर दाब की? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। पास्कल अगर हम लोग बात करेंगे किसकी इकाई है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, दाब की। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है, ठीक है। कैंडिला किसकी इकाई है? बताइएगा, पूछा गया प्रश्न है। ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, बताइएगा कैंडिला किसकी? कैंडिला मात्रा के किसकी अगर हम लोग बात करेंगे? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव या फिर ज्योति दाब। आज की अगर साइंस की क्लास नहीं देख रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। 5 से अगर मैं बात करूँ 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको सिर्फ इसी वाले आज के वाले सेशन से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 5 से 7 प्रश्न गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि 5 से 7 प्रश्न आपको यहीं से आज की क्लास से देखने को मिलने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है और आप लोगों से यही कहूँगा कि सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये जो क्लास है, ये सेशन जो है वो पहुँच सके और उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। कैंडिला अगर हम लोग बात करेंगे किसका, तो आंसर कर दोगे ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता, ठीक है। आगे बात करेंगे शरीर का वजन, ठीक है। शरीर के वजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो शरीर के वजन के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है। सभी जगहों पर क्या होता है? सभी जगहों पर एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है या फिर विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। बहुत ही बेहतरीन वाला क्लास जो ये प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन वाला ये प्रश्न और ये पूछा गया प्रश्न है। आप बताइएगा क्या हो जाएगा? शरीर का वजन, तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। कहाँ पर? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती, कारण क्या है? अगर हम लोग बर्फ की बात करेंगे तो बर्फ जो है वो पानी में क्या होती है? पानी में, ठीक है, तैरती रहती है लेकिन अल्कोहल में अगर हम लोग बात करेंगे डूब जाती है। कारण क्या होता है? पानी जो है अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि जो पानी है वो क्या है? जो द्रव है। और बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बर्फ की बात करेंगे तो क्या होती है? तो वो पानी से तो हल्की होती है लेकिन अल्कोहल से क्या होती है? अल्कोहल से भारी होती है। यही कारण है कि अल्कोहल में क्या हो जाती है? वो डूब जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बताइएगा क्या हो जाएगा? जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दाब की, ताप की, क्या हो जाएगा? तो जूल किसकी इकाई है? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई, ठीक है। किसकी? आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा की इकाई। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हर्ट्स, हर्ट्स क्या मापने की यूनिट है? बताइएगा। तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या फिर तरंगों की स्पष्टता। हर्ट्ज की बात करेंगे तो हर्ट्ज क्या हो जाएगा? तो बताइएगा तरंगों की तीव्रता को मापता है, तरंगों की आवृत्ति को, तरंग दैर्ध्य को, तरंगों की स्पष्टता को। बताइएगा क्या हो जाएगा? हर्ट्ज की बात करेंगे तो क्या मापने की यूनिट है? तो आंसर कर देंगे तरंगों की आवृत्ति को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। डेसिबल अगर हम लोग बात करें तो किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम लोग बात करें डेसिबल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? क्या आंसर करेंगे? तो डेसिबल अगर हम लोग बात करेंगे तो डेसिबल जो है, ठीक है, तो इसे किसे नापने के लिए? तो आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि, ध्वनि को मापने की जो ध्वनि तीव्रता को मापने की जो इकाई है वो क्या है? डेसिबल है। 60 डेसिबल जो होता है वो क्या होता है? 60 डेसिबल अगर हम लोग बात करेंगे तो मानक है, ठीक है। माना जाता है कि ये 60 डेसिबल ठीक ध्वनि है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 90 डेसिबल से अधिक जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? तो ये भयंकर वाला शोर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है वो शोर होती है। सामान्य ध्वनि की अगर हम लोग बात करेंगे तो 60 डेसिबल, ठीक है, याद रखिएगा। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज, करंट। बताइएगा। तो एम्पियर नापने की इकाई क्या? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। तो एम्पियर क्या नापने की इकाई? बताइएगा। प्रतिरोध को, पावर को, वोल्टेज को, करंट को। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या जाएगा। एम्पियर नापने की इकाई है क्या? प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज, करंट। आंसर क्या जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, करंट को, ठीक है। किसको? करंट को, धारा को, ठीक है। ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइएगा। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से अगर हम लोग बात करें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? द्रव्यमान है, वेग है, त्वरण है, बल है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, द्रव्यमान को, ठीक है। किसको? तो द्रव्यमान आंसर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या फिर शून्य होता है। तो किसी असंतुलित बल के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है वो क्या हो जाता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो वो बल के
अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद भी आया होगा। और इसी तरीके के आप आगे भी सेशंस चाहते हैं तो आप लोगों को सेशन को लाइक और शेयर करना होगा। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की साइंस की क्लास को मैं रेगुलर और आगे इसी तरीके की क्लास को नियमित रूप से आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा। और मेरे साथ व्हाट्सअप पर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।